नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सभी बच्चों ने कहा कि सर आप आईसीएआर के पुराने पेपर सॉल्व करवाइए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आज आईसीएआर का एक पुराना सेट सॉल्व करवाएंगे आपको। यह सेट सन 2007 का है और इसमें हमने लिए हैं एग्रीकल्चर के सभी प्रश्न, जो कि 60 प्रश्न हैं। तो यह जो प्रश्न है कृषि की अन्य भी कृषि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ भी काम आपको आ जाएंगे, जैसे यूपी कैटेड है या फिर बीएचयू है। आईसीआर में तो आने ही आने हैं। इसके साथ साथ में अन्य जो भी कृषि से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ भी आपको ये काम आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ये प्रश्न आपको अभी हम सॉल्व करवा रहे हैं। इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज आप वीडियो को अंत तक देखना, और हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सीक्रेट बताएंगे जो हो सकता है आपकी एग्ज़ाम में बहुत मदद कर सकें। ठीक है, तो हम आपको जब ये प्रश्न सॉल्व करवाएंगे उसी के बीच बीच में थोड़ा सा गाइड करते रहेंगे कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है और क्या क्या करना है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से प्रश्न कर सकें वहाँ पे जा कर के। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज का है कि गेहूँ की दूधिया अवस्था का संबंध किससे है? कटाई से पूर्व की अवस्था, दाने में दूधिया से जलीय तरल की अवस्था, टेलरिंग अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो दूधिया अवस्था होती है वो क्या होती है, जिस समय दाने बनने लगते हैं तो उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद सा तरल पदार्थ होता है जो, ठीक है, तो जलीय फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वही जो होता है दूधिया अवस्था होती है गेहूँ की, उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रकट होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे हम कहना चाहेंगे जितने भी पोषक तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन उठते हैं तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको समस्या हो रही है तो आप हमें बताएं, हम इसके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे। और यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे जो भी इसेंशियल पोषक तत्व होते हैं या पौधों के लिए जो आवश्यक होते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी से जो सर्वप्रथम लक्षण प्रकट होते हैं वो निचली पत्तियों पर होते हैं। ठीक है, निचली पत्तियों पर सबसे पहले दिखाई देते हैं। तो आपको इस तरीके के भी प्रश्न याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उर्वरक से प्रति इकाई मात्रा सर्वाधिक पोटेशियम प्राप्त होता है? मतलब पोटेशियम जो है प्रति इकाई सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, पोटेशियम क्लोराइड से इसमें मिल जाएगा आपको। फिर एक गन्ने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो गन्ने में क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं उसमें से कह रहा है कौन सी क्रांतिक अवस्था यहाँ पर है? तो अंकुरण अवस्था, वृहत बढ़वार अवस्था, स्वरूप निर्माण अवस्था और पुष्पन अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा स्वरूप निर्माण अवस्था। ठीक है, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए इंग्लिश में लिख के आता, देखिए कई सारी अवस्थाएं होती हैं सिंचाई की, जैसे एक होती है जर्मिनेशन फेज होता है, एक होता है फार्मेटिव फेज, एक होता है ग्रैंड फेज, एक होता है मैच्योरिटी फेज। ठीक है, चार ये मुख्य फेज होते हैं। इसमें आपको सिंचाई की आवश्यकता सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो फार्मेटिव फेज होता है, जो कि लगभग वही 60 से लेकर के 130 दिन के मध्य का होता है। जब प्लांट अच्छी तरीके से अपनी वृद्धि करता है तो वही होता है, मतलब अपना पूरा आकार निर्मित करता है, तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर में धान की फसल की रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करनी पड़ती है? देखिए जो 1 हेक्टेयर होता है उसका मान जो होता है वो होता है 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, 1 हेक्टेयर जो होता है वो होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे 1 हेक्टेयर कह रहा है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जब धान लगाएंगे तो कितना क्षेत्रफल में हम नर्सरी डालेंगे? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ कह रहा है 0.5 हेक्टेयर, मतलब ये हुआ 500 वर्ग मीटर। ठीक है, 500 वर्ग मीटर में अगर हम नर्सरी डालते हैं तो 1 हेक्टेयर में अच्छी तरीके से रोपाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उर्वरक से सर्वाधिक नाइट्रोजन मिलती है? यूरिया, निर्जलीय अमोनिया, डीएपी, अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे पूछ क्या रहा है? नाइट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जब भी आप पेपर करने जाएं तो सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना होता है तो क्वेश्चन को पढ़ने में ध्यान देना होता है। क्वेश्चन को अच्छे से जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप
आंसर दें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया से सबसे ज़्यादा नत्रजन मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गाय दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है, मतलब द्विकाजी कौन सी नस्ल है? गिर, नागौरी, थारपारकर, अमृतमहल। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिर है ये नस्ल होती है दुधारू, और नागौरी और अमृतमहल ये आ जाती हैं भारवाही, और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा थारपारकर हो जाएगा। ठीक है, थारपारकर जो होती है दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भैंस का गर्भकाल होता है 310 दिन, 280 दिन, 340 दिन, 390 दिन। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 310 दिन। अगला क्वेश्चन है, क्या गर्मी में आई गाय के गर्भाधान का इष्टतम समय क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गर्मी की प्रारंभिक अवस्था, गर्मी की मध्य अवस्था, गर्मी की पछेती अवस्था, गर्मी के पश्चात। देखिए, जब गर्मी जो गाय होती है हीट में आती है तो उसको किस समय गर्भाधान कराना चाहिए यहाँ पूछा जा रहा है। तो सबसे जो अच्छा समय होता है, ठीक है, तो वो होता है गर्मी की मध्य अवस्था। इस समय अगर आप कराएंगे तो गाय जो है 100% प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, अगला है, गाय की शुष्क अवस्था साधारण कितने दिनों की होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 से लेकर के 65 दिन। यही जो होता है ड्राइंग, मतलब क्या होता है कि अगले ब्याह जब आता है ब्याने के लिए गाय, तो उसको क्या होता है, एक बार जब ब्याह जाती है तो दूसरी बार अगला ब्याह जो होता है ब्याने से पहले लगभग 2 मंथ से पहले उसको दूहना बंद कर देना चाहिए। वही होती है शुष्क अवस्था। ठीक है, फिर एक कोलेस्ट्रम है, नारियल से निकला तेल, रक्त कोशिकाएं, शुक्र से प्राप्त वसा, बछड़ा जनने के पश्चात गाय के थनों से निकला स्राव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, बछड़ा जनने के पश्चात गाय के थनों से निकला स्राव। मतलब गाय हो या भैंस हो, जब बच्चा दे देती हैं गाय भैंस तो उसके बाद में जो पहला जो पदार्थ होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, तो खीस उसको कहते हैं। ठीक, फिर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जो स्प्रिंकलर सिंचाई होती है, मृतिका मिट्टी, लवणीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, ऊबड़ खाबड़ भूमि। तो जो स्प्रिंकलर होगी वो ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए हो जाएगी। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अच्छी कलिका पर अल्पता के लक्षण किसके कारण होते हैं? जो अच्छी कलिकाएं होती हैं उस पर मतलब छोटे छोटे कलिकाएं बनना, वो किसका लक्षण होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। ठीक है, बोरान की कमी से यहाँ पे होता है। ठीक है, फिर अब विश्व का प्रथम शाकनाशी है। तो यहाँ पे देखिए जो 240 है, इससे पहले हमने क्वेश्चन जो जनरल एक सीरीज चला रहे हैं हम, जहाँ पे हम करा रहे हैं आपको 3000 प्रश्नों की एक अच्छी सी सीरीज। ठीक है, उसमें हम सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं। वहाँ पे भी हमने ये क्वेश्चन कराया है, विश्व का प्रथम शाकनाशी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला 240 होता है। ठीक है, फिर वातावरण के तापमान को नापने के लिए प्रयुक्त स्क्रीन कहलाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टीवेंसन स्क्रीन। फिर किस राज्य में सबसे अधिक आम उत्पन्न होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा आम कहाँ उत्पादित होता है? जो आम होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस फल की कह रहा है फसल सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी फसल यहाँ पे उगाई जाती है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केला। केला जो है क्षेत्रफल की दर से काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। फिर अधिकांश दलहनी फसलों की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता है। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि जो नत्रजन होती है वो क्या होता है, लगभग वही 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दलहनी पौधों में डाल देते हैं। वैसे डालने की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग डाल देते हैं लगभग वही 18 से 20 किलोग्राम। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन डालेंगे। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपको हम बीच बीच में गाइड करते रहेंगे, तो हम आपको बता दें अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, लगभग वही पिछले 6 साल तो हो ही रहे हैं लगभग पढ़ाते हुए। ठीक है, और हमने अपनी कोचिंग में भी काफ़ी पढ़ाया है और अपनी खुद की कोचिंग थी। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो बच्चे एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा अगर स्कोर करना चाहते हैं तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर में अच्छे अंक पाने के लिए अगर आपको पढ़ना है
तो जैसे कि मैंने BHU के सारे सेट सॉल्व करवाए हैं, इसके साथ साथ में अब आपको हम ICR के करवाए दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ में जो UP कैटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके भी हमने 5 सेट सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, करना क्या है आपको, जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स पे आपको जाना है और वहाँ से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए कि आप केला पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि केला में पक्की अवस्था का कारण क्या हो, मतलब किसके कारण जो महक आती है पक्की अवस्था में किसके कारण आती है। तो मतलब आपको क्या करना है कि आप जब भी केला की खेती पढ़ें तो वहाँ पे केले के आसपास जो भी पक्की अवस्था जैसे है, कच्ची अवस्था है या अधिक पक्की अवस्था है, तो उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, इस तरीके से भी आपको पढ़ाई करनी है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो अब भाई शब्द तो पूछ लिया गया है एग्ज़ाम में, तो इसका मतलब ये है हरित क्रांति से क्वेश्चन आते हैं तो इसके फादर कौन है, विश्व लेवल पे कौन है, इंडिया में कौन है। ठीक है, और इसके साथ साथ में हरित क्रांति कब शुरू हुई, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके पढ़ने हैं। एक तो ये तरीका आपका हो गया। दूसरा क्या करना है आपको कि ये जितने सेट हैं ICR या BHU के, मैं तो आपसे कहता हूँ कि अगर आप इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें और एक अच्छा सा नोट बना लें जिसमें कि डिवाइड कर दें, आप हार्टिकल्चर अलग कर दें थोड़ा सा, ठीक है, और उसके साथ साथ में एग्रोनॉमी के क्वेश्चन, एग्रोनॉमी और जनरल एग्रीकल्चर के अलग छोटा सा रजिस्टर बना लें, और एनिमल हस्बेंड्री से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या UP कैटेगरी में थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग जो पूछ दी जाती है उसके कुछ एक हल्का सा अलग रजिस्टर बना लें। और जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उनको मत लिखिए, इसके साथ साथ में जो नहीं आ रहे हैं उनको तो लिख ही लीजिए। जो कुछ आ भी रहे हैं मान लीजिए उनका भी अच्छे से नोट कवर कर लीजिए, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम आए तो आप उनको अच्छे से रिवीजन करके चले जाइए। देखना ज़्यादातर प्रश्न जो भी होंगे यहीं से आपको मिल जाएंगे। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस कह रहा है कि इसी तरीके के हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर में एक रूल है कि ज़्यादातर क्वेश्चन वही एग्ज़ाम में मिलते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, बेवजह के क्वेश्चन बहुत ही कम किए जाते हैं। जो किए भी जाते हैं तो क्या ज़रूरत है आपको, अगर 60 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है या 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर पूछे जा रहे हैं उसमें 45-50 के बीच के अगर हो जाते हैं तो सफिशिएंट है। कोई ज़रूरी नहीं होता है 50 में हमें 50 ही मिलें, ठीक है, लेकिन जितने करो उतने 100% सही होने चाहिए, गलत ना हो, बस यही कोशिश करो बस। ठीक, तो चलिए और भी बीच बीच में आपको हम बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है फलदार फसलों में उर्वरक उपयोग की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जो फलदार वृक्ष होते हैं उसमें क्या करते हैं, जब हम पानी भी देते हैं तो थाला बनाकर ही देते हैं, और उर्वरक डालेंगे तो थाला बनाकर ही उसी में चारों तरफ बिखेरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्ती संपीड़न छिड़काव यंत्र में निम्न में से किस पंप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा घूर्णन पंप। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं पेपर, क्योंकि इसमें क्या कहना है आपको सिर्फ देखते चलना है, ये प्रैक्टिस सेट ही तो हैं, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो फिर कह रहा है माइकोलॉजी किस विषय की पढ़ाई है। जो माइकोलॉजी होती है वो कवक विज्ञान से संबंधित होती है, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर फफूंद आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ परिरक्षक है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित जब रखा जाता है, मतलब परिरक्षित किया जाता है, तो कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट को हम यूज करते हैं। फिर नींबू का डाइबैक रोग किसके अनुप्रयोग से नियंत्रित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, जिंक से होता है डाइबैक। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में औसतन कितनी वसा होती है। जो गाय का दूध होता है उसमें लगभग वही 3.8% के आसपास होती है, मतलब 3.5 से लेकर के 3.8 तक होती है फैट। ठीक है, ये एवरेज फैट होती है, औसतन वसा, बाकी हर एक गाय की अलग अलग होती है, उससे नहीं आपको मतलब है। अगला क्वेश्चन है बीज ड्रिल का आकार किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा बीज ड्रिल जो होता है उसका आकार किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो कोण होता है, कोण खोलने वाले फालों की संख्या। ठीक है, और ये करेक्ट आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है धान गहाई यंत्र में गहराई ड्रम का प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए,
पैग टाइप, ठीक है। फिर अगला है डाली नामक प्रथम क्लोन किसका था? तो जो डाली नामक प्रथम क्लोन था वो भेड़ का था। फिर है डाउनी मिल्ड्यू फफूंद है केवल बीज आधारित, केवल मृदा आधारित, बीज व मृदा आधारित, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज व मृदा आधारित, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवीनतम आकलनों के अनुसार, ये देखिए ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, जिस समय ये पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये है कि इस टाइप से आप जो प्रेजेंट टाइम के हैं आप उन आंकड़ों को पढ़ लीजिए, बाकी ये पुराना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सन 2006 में भारत में बीटी कपास की खेती वाला क्षेत्र करीब कितना था? तो इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रेजेंट टाइम का पढ़िए, ठीक है। लेकिन जो था वो था वही 3.8 मिलियन के आसपास, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा कि आज माटा किसके संकेतन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी क्रॉसिंग ओवर। अब जो बच्चे ICAR की तैयारी कर रहे हैं हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ें। बायोलॉजी में जो बॉटनी पोर्शन में मान लीजिए जो जेनेटिक्स वगैरह है, ठीक है, तो उस जेनेटिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जेनेटिक्स के क्वेश्चन ICAR के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ दिए जाते हैं, 10 से 15 लेकर के रिलेटेड, मतलब जो जेनेटिक्स है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको जेनेटिक्स पोर्शन अच्छे से पढ़ लेना है, और इसके साथ साथ में बाकी जो नॉर्मल एग्रीकल्चर उसको पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से आ जाएंगे। बस आपको इसमें बढ़ाना क्या है, जेनेटिक्स केवल, बस। फिर नाइट्रस ऑक्साइड जैसे रासायनिक उत्परिवर्तनों द्वारा होने वाले उत्परिवर्तन हैं, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज की अनुपस्थिति में एक गुणसूत्री विद्यमान के दौरान समुच्चयन का मेंडेलियन घटक है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ये डिप्लोटीन, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, जब दो प्रभावी जीन अपने व्यक्तिगत प्रभावों में एक जैसे होते हैं लेकिन अलग गुण प्रारूपों को उत्पन्न करने के लिए दोनों का होना अनिवार्य होता है तब अंतरक्रियाशील कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कहलाएगा प्रतिपूरक जीन, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर धान की फसल की किस महामारी से बंगाल में अकाल पड़ा? इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी पहले भी करवा दिया था, देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बंगाल में महामारी आई थी तो उसमें पड़ा था भूरा धब्बा पत्ती रोग जो है ये, ठीक है, तो इसी के कारण था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है जलीय फन एजोला का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जो एजोला होता है उसका जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ए, पहला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडल घटक का प्रत्येक युग्म जैसे I और T कहाँ स्थित हैं, मतलब होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा समांगी गुणसूत्रों के एक युग्म पर, यही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माल्टोज किसका उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। देखिए ये जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होती हैं, ठीक है, इनको मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड 3 प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है। इसमें से मोनोसेकेराइड जो होती है इसमें एक इकाई होती है, ठीक है, और डाइसेकेराइड में 2 इकाइयों से मिलकर बनी होती है, पॉलीसेकेराइड में कई सारी इकाइयाँ मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको पढ़ा देंगे पोमोलॉजी में, हालांकि हमने शायद पोमोलॉजी में पढ़ाया है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी उठाया तो आप बताना तो हम इसको पढ़ा देंगे कैसे कार्बोहाइड्रेट जो होती है उनका क्लासिफिकेशन कैसे क्या किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सब। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माल्टोज जो होता है डाइसेकेराइड होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर ATP है, एक क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। फिर रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में सम्मिलित विटामिन कौन सा है? यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है निम्न में से कौन सा माइक्रोराइजन जैव उर्वरक है? देखिए माइक्रोराइजल पूछ रहा है तो यहाँ
कह रहा है राइजोबियम, एजोस्पाइलम, ठीक है, एजेटोबैक्टर, ठीक है, इसके अलावा वीएम मतलब वैम, ठीक है। तो ये जो वैम होता है, ठीक है, यहाँ पे इसी की बात कर रहा है। वैम क्या होता है, ये एक प्रकार का माइकोराइजा होता है जो कि जड़ों के पास और फफूंद और जड़ जो होती हैं इनकी दोनों की एक सहजीवता होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदल देते हैं, तब पौधों को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वैम, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस एक श्रेष्ठ जैव नियंत्रक एजेंट है क्योंकि यह कीटों व शाकनाशियों का परजीवी है। ऐसे विष उत्पन्न करता है जो कीटों के मध्य आहार नाल में आयनिक गति को, यही इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 42 का, ये बी हो जाएगा, ठीक है, मतलब 12 नंबर। जो ये बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस होता है, ये क्या होता है, जब हम लोग कोई क्रॉप बोते हैं, ठीक है, बीटी के पास, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इसमें ऐसे एक जीन होते हैं जो जब कीड़े खाते हैं उस चीज़ को तो उनके अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसके कारण बहुत हानि उनको होती है। तो इसलिए ये जो बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस है ये कीड़ों के प्रति बहुत अच्छा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कम ऑक्सीजन वाली मृदा में रहने वाले कुछ जीवाणु नाइट्रेट का नाइट्राइट में बदलते हैं और नाइट्रोजन मुक्त करते हैं, ऐसे जीवाणु कहलाते हैं। देखिए ये जो क्रिया होती है, ठीक है, वो क्या होती है, विनाइट्रीकरण की क्रिया होती है। इसी में क्या होता है, इसमें नाइट्रेट का नाइट्राइट फाइव में परिवर्तन होता है, फिर नाइट्रोजन में मुक्त होती है, तो ये विनाइट्रीकरण की क्रिया होती है, ठीक। फिर एक केला बीज रहित है क्योंकि यह होता है त्रिगुणित होता है, ऑक्सीजन के छिड़का हुआ, या फिर कहते हैं, अरे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये त्रिगुणित होता है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपास का देश है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बीज के बाहर कवच की बाहर वृद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वांछित मुख्य एंजाइम है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो ये हो जाएगा, केवल डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा यहाँ पे आंसर था, धान के खेत में मुख्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे कह रहा है मुख्य रूप से पूछ रहा है कौन सी गैस निकलती है, तो CO2, NH2, CH2 या H2S, तो यहाँ पे CH2 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, मेथेन की बात करें तो CH4 हो जाएगा, ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे CH4 होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, माइटोसिस के कारण किसी पौधे के प्रांत संतति कहलाती है, मतलब जो माइटोसिस होता है उसके बाद जो प्राप्त संतति होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध वंश क्रम, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे ICAR की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, या मान लीजिए जितने भी सेट हैं उन सेट के सारे क्वेश्चन आप जेनेटिक्स के नोट करके रख लीजिए, तब भी आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वैसे ही मिल जाएंगे। अलग से अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन नोट करके सिर्फ रख लीजिए बस। फिर है, इनमें से किस युग्मन से समयुग्मता उत्पन्न होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है स्वनिषेचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक संकर पादप होता है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेटेरोजाइगस, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगुणित किसके माध्यम से प्राप्त होता है, अगुणित होता है प्राप्त होता है पराग कोश संवर्धन से। अगला क्वेश्चन है, एक किस्म से आर्थिक विशेषक नियंत्रण एकल आनुवंशिक के दूसरी किस्म में हस्तांतरण के लिए सर्वाधिक उचित प्रजनन विधि है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतीप संकरण, ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वातावरणीय दबाव जो दबाव होता है, ठीक है, रोग किसके द्वारा फैलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कह रहा है वातावरणीय दबाव और रोग किसके द्वारा फैलता है, मतलब ये पूछ रहा है कि वातावरणीय जो दबाव होता है उसको किससे माप सकते हैं, इस तरीके का कुछ होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैरोमीटर। जो बैरोमीटर होता है ये वायुमंडलीय दाब उसी को मापने के लिए यूज करते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है पशुओं में थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो पशुओं में थनैला रोग होता है, ठीक है, तो वो जो फैलता है वो जीवाणु द्वारा फैलता है, ठीक है। जो थनैला रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है कुक्कुटों में रानीखेत जो रोग होता है किसके द्वारा फैलता है। जो रानीखेत रोग होता है वो फैलता है विषाणु द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इसका। अगला है आलू का पत्ता संकुचन रोग, मतलब जिसको पर्णकुंचन बोलते हैं, का कारण क्या है। तो आलू का पर्णकुंचन रोग होता है वो होता है वायरस के कारण फैल जाता है, ठीक है, होने लगता है, ये वायरस उस पर वर्क करता है। फिर निम्न में से कौन सा मनुष्य निर्मित अनाज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टिटकेल, ठीक है। टिटकेल जो होता है वो मनुष्य निर्मित होता है। देखिए अगले क्वेश्चन कराने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग क्या करें ना, ये जो सभी जितने भी आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप एक अच्छी सी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। सब एग्ज़ाम में घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। जो क्वेश्चन आप लिख ले रहे हैं बार बार, उसको मतलब एक क्वेश्चन को अगर आपने लिख लिया तो उसको बार बार ना लिखें, सिर्फ आप जो क्वेश्चन पिछले बार लिख चुके हैं तो उनको याद कर लीजिए, जिससे कि अगले पेपर में आपको याद बना रहे और उन क्वेश्चन को आपको लिखना ना पड़े, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप तैयारी करेंगे तो हो सकता है अच्छा रिजल्ट आ जाए आपका, ठीक है। जब अच्छी तैयारी करेंगे तो 100% आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई इसमें संदेह नहीं है, ठीक है। फिर है पौधों को नाइट्रोजन का कौन सा स्वरूप प्राप्त होता है। जब पौधे ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को जब ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। फिर फेलरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है, ठीक है। तो यहाँ पे खतरनाक खरपतवार जो होता है गेहूं का ये होता है फेलरिस माइनर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। फिर अगला क्वेश्चन है मक्का के संकर बीज उत्पादन में किस प्रकार की नरबंधता का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक नरबंधता होती है इसमें। तो आज के ये 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें से जो लोग ICAR की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे, और इसके साथ साथ में जो UP कैटेड और BHU की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उस टाइप के पढ़ेंगे। बाकी जेनेटिक्स पोर्शन को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत वैसे है नहीं, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, अगर आपको पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।